हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं वो एक मेथड है और उस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मेथड, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज यदि मैं आपसे कहता हूं कि क्रॉस मेथड क्या होती है, राइट, तो आप बोलेंगे सर क्रॉस ये तो हम जानते हैं, पक्की बात, यही क्रॉस। अब यदि मैं कह रहा हूं कि ये क्रॉस मेथड है, मतलब ये एक किसी सिस्टम के तहत वर्क करती है और इतना बढ़िया फंडा है बच्चों, आप जब सिंपल इंटरेस्ट की कुछ क्वेश्चंस करोगे वहां यूज हो जाएगी, जब आप मिक्सचर एलिगेशन करोगे वहां तो यूज होगी ही होगी, कुछ आप स्पेशल क्वेश्चंस करोगे उनमें भी यूज होगी, राइट। इवन आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कर रहे होगे, जब टाइम ठीक है इक्वल हो रहा होगा, वो कंडीशन से एक आती है, वहां पे भी ये मेथड लग जाती है। मतलब ऐसे ढेरों तरीके हैं जहां पे आप इस मेथड का यूज करने लगेंगे, राइट। अब ये मेथड होती क्या, जरा मैं ये समझाता हूं। इसमें सर होगा क्या कि इसमें आपको टोटल 5 वैल्यूज कैलकुलेट करना है या उसके तहत ये पूरा फंडा बन रहा है। कैसे देखिएगा, एक वैल्यू इधर आएगी, दूसरी वैल्यू सर इधर आएगी और जो तीसरी वैल्यू वो इधर बीच में आएगी और 2 वैल्यूज यहां पर आएंगी। बात क्लियर है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी सर, 5, 2 ऊपर, 1 बीच में और 2 नीचे। क्लियर है। अब जरा थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं कि होगा कैसे। जैसे मान लीजिए सर यहां पे लिखा हुआ है 15, ठीक है, और क्रॉस मेथड ऐसी होगी, समझ ही रहे आप। मैंने अभी कहा 2 वैल्यूज ऊपर आएंगी, हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर आने वाली दोनों वैल्यूज समान नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसी तो नहीं होगी, समझ लो ना। जैसे यहां 15 लिखा है तो यहां या तो 15 से छोटा होगा या 15 से बड़ा कोई वैल्यू होगा, 15 तो नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ऊपर जो 2 वैल्यूज आती हैं वो डिफरेंट नंबर होंगे, वो एक समान नंबर नहीं होंगे, सेम नंबर नहीं होंगे। तो मान लेते हैं इधर 15 लिखा है तो इधर 2 मिनट के लिए मान ले रहा हूं मैं 30 लिखा है, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अब उसके बाद बच्चे यहां पे जो बीच में वैल्यू आती है ना ये वाली, हमेशा ध्यान रखना यहां पे वैल्यू जो आ रही होती है ना वो सर इन दोनों नंबर का कोई बीच का नंबर होता है। बीच का नंबर का मतलब मेरा एवरेज से नहीं है या मीन से नहीं है, बात समझ रहे हो ना। बीच के नंबर से मेरा मतलब है कि यहां पे आने वाली संख्या 15 से या तो बड़ी होगी या फिर 30 से छोटी होगी। तो एक बच्चा बोलेगा सर 15 नहीं, मैंने क्या बोला 15 से बड़ी, मतलब 15.1, 15.1, हाँ वो चल जाएगा। 30 बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना 15 से बड़ी और 30 से छोटी, तो आप बोलेंगे 29.9, हाँ वो चलेगा, है ना। तो मान लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए कि यहां पे आने लग रहा है 25, वो तो आ सकता है भाई, 15 से ज्यादा 30 से कम मुझे कुछ भी एक वैल्यू रखना होती है, जो मैंने रख दी मान ली 2 मिनट के लिए 25, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं, क्रॉस मेथड में यही करते हैं ना सर। अब नीचे 2 वैल्यूज आएंगी तो ध्यान रखिएगा यहां दोनों आने वाली जो भी संख्या होंगी ना ऑलवेज वो होती है पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है भाई, कोई आपको प्लस में नंबर लिखना है तो वो कब पॉसिबल है, वो हमेशा तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं, ठीक है ना। जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटाए तो ये पॉसिबल है। और यहां पे आने वाला नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे, इस तरीके से सॉल्व होगा, और यहां पे आने वाला नंबर ऐसे सॉल्व होगा, पक्की बात। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आने वाला अपन को नंबर लिखना है, तो मैंने आपको भी क्या बोला कि सर यहां आने वाली दोनों संख्या होती है पॉजिटिव, और वो कैसे पॉसिबल है, ये वाली संख्या ऐसे सॉल्व होगी और ये वाली संख्या ऐसे सॉल्व होगी। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 30 ज्यादा है 25 कम है, तो आंसर क्या आएगा सर 30 - 25, 5। बात समझ में आ रही, आएगा धीरे धीरे, है ना, बेहद जरूरी। और ये कैसे होगा सॉल्व, तो आप बोलेंगे सर यहां पे आने वाली संख्या आप ही सिखा रहे हैं ऐसे सॉल्व होगी, और दूसरी बात वो पॉजिटिव होगी, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ज्यादा में से कम को घटाएं। तो 25 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा सर 10। बात समझ आया, गुड। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा इन नंबर का कोई मतलब नहीं है, इन नंबर का कोई मतलब नहीं है, मतलब इनके रेशो का। तो इसको आप काट देंगे और रेशो कितना बनेगा 1:2। बात आई समझ में, मेरी बात फिर से समझिएगा। देखिए मैं जो अभी वीडियोस बना रहा हूं ना, जितने भी आपको 8-10 मैंने वीडियो दिए हैं सर, ये बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाई है दूसरे टीचर से, क्योंकि टॉपिक में भी सॉल्व करा सकता हूं, चाहे आप परसेंटेज बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, टाइम एंड वर्क बोले, कोई भी टॉपिक बोले। बट मैं पहले ये चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जिन मेथड्स का यूज करना है या जिन मतलब स्पीड बनाने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ना है, पहले वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इसलिए आप इस मेथड को बड़े ध्यान से समझिए। अभी मैं इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। क्या बोला मैंने, फिर से लास्ट में समझिए। ऊपर आने वाली दोनों संख्याएं डिफरेंट होंगी, कभी भी सेम नहीं होंगी।
यहां बीच में लिखने वाला जो नंबर होगा वो इन दोनों का कोई बीच का नंबर होगा। ऑलवेज जरूरी नहीं 25 हो, 27 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, पर वो 15 से ज्यादा 30 से कम होगा। और यहां दोनों आने वाली संख्याएं जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। ये वाली संख्या ऐसे आएगी और ये वाली संख्या ऐसे आएगी। क्लियर है? और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता, मतलब किसका होता है? इसके रेशियो का। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को या इस फंडे को या इस मेथड को समझना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाला हूं, इसमें दो चीजें सामने वाला पूछता है। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आपको ये फिनोमिना बताया कि इस तहत किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है ना, या कहीं और भी पढ़ा रहे हैं, वो सर क्या करते हैं, इस मेथड को तो यूज करते हैं बट इसका जो असली कॉन्सेप्ट है ना उसी को गड़बड़ कर देते हैं। आंसर जरूर उनका आ जाता है पर सर वो आंसर लाने का तरीका गलत है ना। वो क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रखूंगा फ्यूचर में कभी, जब वो क्वेश्चन आप उस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे तो, बट ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट यही होता है जो मैंने सिखाया है। क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें और किस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है और जो नई चीजें कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है, अभी अपन उसको देखते हैं। देखिए, इसके अंदर एक स्पेशल आपको जो समझना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या होगा, कभी कभी जब आपको क्रॉस मेथड आप लगाएंगे ना तो ऐसा एक सिचुएशन बनेगा जहां पे ऊपर तो दो वैल्यूज दी होंगी बट बीच की वैल्यूज फाइंड आउट करना होगी। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर तो दो संख्याएं दी होंगी और ये बीच की संख्या आपको निकालना होगी। तो ये तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी होगा पॉसिबल, या हमें फाइंड आउट कर पाना तभी हमारे लिए आसान हो पाएगा जब ऊपर की दो संख्याओं के साथ नीचे का रेशियो दिया हो, और ऐसा पक्का दिया ही होगा। अब वो भाषा किस तरीके की होगी वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, बट अभी मैंने क्या सिखाया कि यदि ऊपर के दो नंबर दिए और बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो नीचे जरूर वो रेशियो उस चीज का जरूर बताएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हमें बीच की संख्या निकालना है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ मत करिए, ऊपर जो लिखा है ना उसका ले लीजिए डिफरेंस, मतलब अंतर। और अंतर क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सर ज्यादा में से कम को घटाना ही डिफरेंस या अंतर कहलाता है। तो सर 30 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा? 15। और सर जो डिफरेंस आ रहा है ना इसको इस रेशियो में तोड़ दीजिए। इस रेशियो में आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 15 को हमें डिवाइड करना होगा 2:1 में। तो देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि 15 को हमें सही मायने में कितनी यूनिट में तोड़ना है? 3 यूनिट में। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 15। तो 1 यूनिट कितना करेगा सर? 5। तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10, है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू 5। मतलब हम इसको तोड़ पाने में सफल रहे। 15 को इसका पहला पार्ट होगा 10 और दूसरा होगा 5। राइट, अब इस 10 और 5 को यहां लिख देते हैं। और आप जानते हैं यहां पे आने वाली जो भी संख्या होगी वो 15 से ज्यादा और 30 से कम होगी। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए इन दोनों को आप जोड़ लेते हो तो आप पाओगे जोड़ने का क्या आ रहा है सर? 35। तो यहां 35 लिखना क्या सही है? नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि 30 में से 5 को घटाना होगा, तभी आंसर क्या आएगा? 25। और 25 हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि वो 15 से ज्यादा और 30 से कम है। यदि कुछ बच्चे बोलेंगे यहां से सॉल्व करिए तो भी मैं करके बताता हूं। मान लीजिए इसको आप घटा दीजिए 15 में से 10, तो क्या आएगा? 5। मान लो यदि यहां 5 लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका आने वाला यहां पे आंसर 15 से तो ज्यादा होना चाहिए, और यहां तो 5 आने लग रहा है, तो तरीका गलत है। फिर आप क्या करोगे? जोड़ोगे। 15 में 10 जोड़िए, क्या आएगा? 25। तो जो 25 आने लग रहा है वो 15 से ज्यादा और 30 से कम है। ठीक है, ये बातें बहुत से बच्चों को गले नहीं उतर रही होंगी, बट मैं फिर से बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिए क्रॉस मेथड एक बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और इस मेथड को आपको इसी तरीके से यूज करना है जैसा मैंने बताया है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 3-3, 4-4 लाइन में क्रॉस मेथड से सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो भी मैंने फंडा आपको सिखाया है उसको आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। क्लियर है? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप उसको बनाइएगा, फिर उन सिचुएशन को अपन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आइए, अब आपको कुछ ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, या कुछ बातें मैं आपके माइंड में फिर कुछ फिक्स कर रहा हूं, ये बातें आपको पूरी तभी समझ में आएंगी जब हम उस टॉपिक की स्टडी कर रहे होंगे। राइट, पर अभी जो मैं समझा रहा हूं बस उसको समझते चलिए, क्योंकि ये सारी चीजें यहां यूज होती है। ठीक है, कैसे यूज होती है बता रहा हूं। बच्चे यदि कोई आपसे पूछता है एवरेज क्या होता है या औसत क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं? ऊपर सभी संख्याएं जितनी भी हैं उनका योग कर लीजिए और टोटल कितनी संख्याएं हैं वो नंबर नीचे लिख दीजिए। राइट, जैसे 5 स्टूडेंट हैं, सबका अपना अपना एज है। यदि मैं बोलूं कि एवरेज एज क्या है तो आप क्या बोलेंगे कि उन 5 का जो एज का सम है उसको ऊपर लिखिए और नीचे कितने लोग हैं।
यही करेंगे आप। तो हमेशा ध्यान रखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, राइट, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बच्चे, रेट क्या होता है, तो ये आप टॉपिक पढ़ते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। हमेशा ध्यान रखिए रेट जो कैलकुलेट होती है वो होती है प्रिंसिपल पे। पक्की बात, रेट काय पे कैलकुलेट होती है सर, प्रिंसिपल पे, क्लियर। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंट वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, क्लियर है। वैसे लॉस परसेंट तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फिर आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, क्लियर। इसके बाद आप स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बच्चे बोलेंगे कि सर ये मैं क्या पढ़ाने लग रहा हूं, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, जब भी बच्चे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, क्रॉस मेथड में क्या होता है, ऊपर दो वैल्यू, बीच में एक वैल्यू, नीचे दो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका, इनके रेशो का। अब बात हमेशा ये आएगी जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे कि रेशो किस चीज का है ना। तो हमेशा अपने माइंड में एक चीज सेट करिएगा कि रेशो आपको पता चलेगा यहां से कि आखिर यहां जो आप दो वैल्यूज लिख रहे हैं वो किसकी है। यदि मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों के एवरेज की है ना, तो एवरेज किनका होगा, बच्चों का, है ना। तो वो बच्चों की संख्या, ठीक है, मतलब यदि यहां पे एवरेज आप ले रहे हैं तो यहां पे किसका रेशियो आएगा, नंबर का। आई बात समझ में, नंबर का। अब जैसे मान लीजिए यहां पे रेट लिख रहे हैं, यहां पे रेट लिखिए तो ध्यान रखिएगा यहां पे भी रेट आएगी तो यहां पे भी रेट आएगी, और इससे बनने वाली जो बीच की संख्या होगी वो भी रेट ही होगी। रेट मतलब दर, है ना। तो नीचे जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा सर, प्रिंसिपल का, क्लियर है। यदि आपने ऊपर प्रॉफिट या लॉस लिया, जो भी कंडीशन आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा रेशियो किसका बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो नीचे रेशियो किसका आएगा, सीपी का। वैसे ही बच्चे यदि ऊपर डिस्काउंट परसेंट है तो नीचे रेशियो किसका बनेगा, एमआरपी का। और यदि ऊपर अपन स्पीड लेते हैं तो नीचे रेशियो किसका बनेगा, हमेशा टाइम का, है ना। तो ये सारे फंडे जो है ना किसी बुक में नहीं लिखे, किसी भी बुक में नहीं लिखे। बच्चा क्या कर रहा होता है, जो देखिए इंटेलिजेंट होता है ना, वो तो क्या करता है, सीखते सीखते करते करते उसको सब आने लगता है ना। पर जो एक वीक स्टूडेंट होता है ना, वो इस फंडे को नहीं समझ पाता है कि रेशियो किस चीज का है। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आप बना रहे होते हैं ना, एग्जामिनर यहां के गलत करा देता है, क्योंकि आपको इस पॉइंट की सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कुछ मत कीजिए, ये मैंने कुछ फंडे आपको बताए हैं, इसको दिमाग में हमेशा रखिए। एवरेज किस पे कैलकुलेट होगी, नंबर के आधार पे, ठीक है। रेट किस पे होता है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है ना। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सीपी पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। और स्पीड किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी आपसे इस कॉन्सेप्ट में गलती होगी ही नहीं, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, धीरे धीरे उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये मेथड वाकई में बहुत काम की, राइट। अब अपन कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं ताकि आपको लगे कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना किस तरीके से, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको जरा देखिए। ये कह रहा है भाई एक क्लास है, ठीक है, और उसमें कुछ स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट कितना आ रहा है सर, 15, ठीक है। और एक दूसरी क्लास है, उसका एवरेज जो वेट है बच्चों का सभी वो कितना आ रहा है, 30। फिर कह रहा है यदि दोनों क्लास के, यदि आप स्टूडेंट्स को मिला लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तो एवरेज कितना आने लग रहा है, एज का, ओ सॉरी इसका वेट का 25, क्लियर है। तो फिर कह रहा है तो भाई पहली और दूसरी क्लास का जो छात्रों की संख्या का अनुपात है वो आप बताइए, राइट। तो ये चीज कहने लग रहा है 15 है और 30 है और 25 है ना, कोई इशू नहीं। इधर आइए बच्चे, वो ये कह रहा है, जिनको नहीं आ रहा समझ में, मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि भाई मान लो एक पहली क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर 1, और ऐसी एक बच्चे दूसरी क्लास है। पहली क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे जितने भी हैं XYZ, तो वो कह रहा है कि वहां पे जितने भी बच्चे हैं ना, उनका जो वेट है, वजन का औसत है, वो कितना दिया बच्चे, 15, पक्की बात। और दूसरी जो क्लास है उसमें जितने भी बच्चे उन सबका यदि आप एवरेज वेट निकाल रहे हो तो वो कितना दिया सर, 30, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है यदि दोनों को आप मर्ज करते हो, दोनों क्लास के बच्चों को, तो आपका एवरेज वेट कितना निकल रहा है, 25। तो आप जानते हैं कि यहां तो क्रॉस मेथड लग रही है ना। पहली क्लास का 15 एवरेज, दूसरी का 30, ओवरऑल कितना, 25। तो आप जानते हैं यहां की दो वैल्यूज कैसे आती हैं, ऐसे और ऐसे। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 5, और यहां पे ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो 10। इतना भी आप जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका है, इसके रेशियो का, और रेशियो कितना है, 1:2। अब बात ये आती है कि रेशियो किस चीज का है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर जाइए, ये किसका है वैल्यू, तो आप बोलेंगे एवरेज का।
पहली क्लास में जितने बच्चे थे ना उनके वेट का एवरेज है ये, और एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम अपॉन नंबर, मतलब नीचे क्या आ रहा है, नंबर, मतलब एवरेज किस पे कैलकुलेट होता है, नंबर के अकॉर्डिंग, और बात होती है नंबर किसके, अरे उन छात्रों के जो उस क्लास में अवेलेबल है, राइट। तो अपन को यही निकालना था ना कि छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो डायरेक्ट हम निकाल लिए, वो क्या है 1:2, है ना। धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी, पर देखिए यदि आप इस मेथड से करेंगे तो कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर। अब मैं अगले क्वेश्चन को कराता हूं, थोड़ा धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ठीक है। आइए देखिए, ये आप दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए क्या बोल रहा है। तो इसमें लिखा है भाई एक क्लास है, ठीक है, और वो गर्ल्स की, और उनका एवरेज कितना आ रहा है सर 15, और जो दूसरी क्लास है वो किसकी है सर, बॉयज की, और उनका एवरेज कितना आ रहा है 30, ठीक। फिर कह रहा है जो गर्ल्स और बॉयज दोनों का मिला के एवरेज कितना बन रहा है 25। तो हमसे बोल रहा है कि यदि मान लीजिए बॉयज जो है वो 12 है, 12 है, तो बताइए क्लास के अंदर गर्ल्स में, जो गर्ल्स की क्लास है उसके अंदर आखिर कितनी गर्ल्स इन्वॉल्व है, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, ध्यान से समझिए कि भाई गर्ल्स का एवरेज कितना है 15, दूसरी जो क्लास है उसमें बॉयज है उनका एवरेज कितना है 30। यदि दोनों एवरेज को मिलाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों चीजों को जब आप मिलाएंगे तो वो मर्ज हुआ है ना, या वो मिलावट हुई या मिक्सचर हुआ, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच में आता है, ठीक है। तो जब दोनों चीजों को आपने दोनों क्लास के बच्चों को मिलाया, मर्ज किया, तो एवरेज कितना निकल के आ रहा है 25। आप जानते हैं ये कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ज्यादा में से कम 5, और यहां पे ज्यादा में से कम कितना सर 10, और आप जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका है, इसके रेशो का। अब बात ये आती है रेशो किस चीज का, तो मैंने अभी बोला ना ऊपर चलिए और देखिए वैल्यू किसकी है, तो आप बोलेंगे एवरेज की। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम अपॉन नंबर, मतलब ये क्लास में इन्वॉल्व गर्ल्स और बॉयज की संख्याओं का रेशो है। क्लियर है। तो वो तो कह रहा है कि बॉयज कितने बच्चे 12, और अपने हिसाब से 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 12, तो 1 यूनिट 6, ठीक है। और यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो अपना आंसर क्या होगा सर 6, मतलब उस क्लास के अंदर जो गर्ल्स की है उसमें टोटल गर्ल्स कितनी है 6। आया समझ, धीरे धीरे आएगा सर। देखिए ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, लगभग मैं 5 एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद 3 स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, पर जब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब इस क्वेश्चंस को, ठीक है, या एवरेज पढ़ाऊंगा तो इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कराऊंगा। अभी सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप क्रॉस मेथड को थोड़ा लगाना सीखें और समझें कि आखिर इसके सॉल्यूशन बनते किस तरीके से, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:2, मतलब इस बार क्या दिया है, लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का रेशो ही दे दिया डायरेक्ट 1:2। ये इंफॉर्मेशन अपने पास फर्स्ट लाइन में, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है लड़कों का जो एवरेज है ना वो कितना है बच्चे 30, तो लड़के कहाँ है अपने पास ये, तो इसका एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर 30, ठीक। फिर कह रहा है लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन है 25 किलोग्राम, मतलब इस बार गर्ल्स का नहीं दिया है ना, इस बार दोनों का मिला के बोल रहा है कितना है 25, और दोनों मिला के जब बोलता है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ की होती है सर, ये बीच की। सही बात है कि नहीं है, और ये अपन को इस बार दिया नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर वो कह रहा है तो ज्ञात करें लड़कियों का औसत वजन क्या है, मतलब ये चीज इस बार निकालनी है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया है, बताया है क्लास में बॉयज हैं जिनका एवरेज है 30, गर्ल्स का फाइंड आउट करना है, और दोनों का मिला के बॉयज और गर्ल्स का कितना दिया है 25, ठीक। तो अपन जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यदि यहां की वैल्यू लिखना है तो ऐसे सॉल्व होगी। जब आप सोचिए यहां की वैल्यू दी ही नहीं है तो ये कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, ये तो हो सकता है ऐसे सॉल्व। और कैसे होगा, ज्यादा में से कम को घटा के, तो आंसर क्या आएगा इधर सर 5। याद कीजिए जब इधर कोई 2 संख्याएं आती थी तो काट के अपन रेशियो बना लेते थे, और वो रेशियो किसका होता था, ऊपर से पता चलता था ये क्या है, एवरेज है, गर्ल्स और बॉयज का एवरेज ही तो है। तो सही मायने में एवरेज किस पे कैलकुलेट होता है, सम अपॉन नंबर, मतलब नंबर पे, नंबर किसका, बॉयज और गर्ल्स जो कि उस क्लास में इन्वॉल्व है, और वो आखिर है किस रेशियो में, देखो लिया तो है 1:2। तो अब अपन को क्या करना होगा, गर्ल्स और बॉयज है और अपना बॉयज और गर्ल्स है तो आगे पीछे लेना पड़ेगा, तो अपन कितना लेंगे 2:1, मतलब इस बार जो रेशियो है ना इनडायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, पर वो घुमा के दिया तो आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। अब आ जाइए, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 2 यूनिट किसको करेगा सर 10 को। अब मान लीजिए इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, किसको, क्योंकि यहां की संख्या कैसे आएगी, हमेशा ध्यान रखा करो, आएगी तो ऐसी लाइन सॉल्व होगी। तो इन दोनों का यदि जोड़ते हो तो कितना आएगा 35,
और इन दोनों को घटाते हो तो कितना आएगा 15। अब आएगा तो इन दो में से कोई एक आंसर यहाँ पे, तो वो क्या होगा, जो 30 ये हो गया, ये 25 है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होगी 25 से छोटी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यदि 35 लिखोगे हाँ तो 30 और 35 के बीच का नंबर आना चाहिए, समझ रहे हो ना, तो ये गलत है। और आखिर क्या आएगा सही आंसर यहाँ पे 15 है ना। देखिए अभी क्या है आपका स्टार्टिंग है क्रॉस मेथड का, तो आपको थोड़े थोड़े डाउट होंगे कि कैसे कर रहे हैं या क्या चीजें बनने लग रही। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी 4 या 5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। जो मेरा बेसिक था वो मैंने पहले बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां से रूपरेखा बनती है क्रॉस मेथड की वो मैं करा रहा हूं, ठीक है। और इतना समझने के बाद जब हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, जो सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी आएगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में भी आएगा, एवरेज में भी आएगा, इवन परसेंटेज में भी आएगा, है ना। तो जब ये क्रॉस मेथड को हम लगाएंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो आपको और अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। पर इन 2 वीडियोस को जो अभी लास्ट टाइम आपने देखा वो और ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना, जब आपके सामने बड़े वो क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये मेथड्स, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा सर 15, मतलब जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज कितना है 15, क्लियर है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब आपके सामने इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या लिखा है, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन है 30 kg, ठीक। फिर बोल रहा है दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन है 15 kg, क्लियर है। फिर इसके बाद बोल रहा है दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो, ठीक। आप तो ऐसे सोचिए अपनी भाषा में, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, है ना, सीखने में जितना टाइम लगे लगने दीजिए, बस सीखना अच्छे से। स्टार्टिंग में 2 क्लास हैं, ये पहली क्लास है दूसरी क्लास, इसके अंदर टोटल बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं 40, और इसके अंदर कितने इन्वॉल्व है सर 20, पक्की बात है, ठीक। अब ये बताइए कि कहाँ पे था भाई ये क्वेश्चन, हाँ पहले जो 40 बच्चे हैं इनका एवरेज कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 30 kg, और जो दूसरी क्लास है जिसमें कि 20 स्टूडेंट है इनका एवरेज कितना आ रहा है 15 kg। इतना तो आपको समझ में आया होगा। इस बार ये पूछ रहा है कि दोनों क्लास को यदि मर्ज करते हैं तो एवरेज, ओवरऑल एवरेज क्या होगा, मतलब इस बार ओवरऑल की बात हो रही है ना, तो वो बीच में आता है, मतलब ये बीच की संख्या निकालनी। और याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब भी बीच का नंबर निकालना होता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, जब भी बीच का नंबर निकालना होगा तो ऊपर की 2 वैल्यूज होंगी, साथ में नीचे का रेशियो होगा। अब आपके मन में आएगा रेशियो तो दिया नहीं है, दिया जरूर नहीं है, पर आप यार सोचिए और जो रेशियो होगा वो किस चीज का होगा, तो आप बोलेंगे तो यहां से पता चलता है। और ये क्या है 30 kg, जो पहली क्लास है उसका टोटल एवरेज है, ठीक है, और पहली क्लास का एवरेज दूसरी क्लास का एवरेज है, और एवरेज सही माने किस पे कैलकुलेट होता है, नंबर पे, और नंबर किसका, पहली और दूसरी क्लास में इन्वॉल्व स्टूडेंट्स का, तो वही तो है कितना 40 और 20, मतलब कितना 2:1। आया समझ। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते थे, बीच की संख्या जब भी निकालना होती थी इन दोनों का डिफरेंस लेते थे, तो लेते हैं डिफरेंस, तो 30 - 15 कितना आएगा डिफरेंस सर 15, और इस 15 को तोड़ दीजिए किस अनुपात में, इस अनुपात में, तो आप बोलेंगे वो है 2:1। तो भाई अपने हिसाब से टोटल वैल्यू 15 है और यूनिट के हिसाब से 2 और 1 3 है, तो 3 यूनिट कितना है सर 15, तो 1 यूनिट कितना है सर 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 और 1 यूनिट की वैल्यू 5, है ना। बस ये जो वैल्यूज आएंगे यहां लिख देंगे अपन, 10 यहां लिख देंगे और 5 यहां लिख देंगे। तो आप जानते हैं बीच की संख्या कैसे निकलेगी, यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना जाएगा सर 35, जो कि गलत है, क्योंकि यहां पे आने वाली संख्या 15 से ज्यादा 30 से कम होगी, तो इस बार जोड़ना नहीं घटाना होगा। तो क्या आएगा 30 में से 5 घटाएंगे 25, चाहे तो आप यहां से भी देख सकते हो, यदि इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आएगा 25, और 25 मान लो 2 मिनट के लिए, सही है गलत है कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां पे आने वाली जो संख्या होगी वो इससे ज्यादा और इससे कम होगी, मतलब इन दोनों के बीच की होगी, तो होने भी लग रही है। और मान लो आप घटा देते हो 15 में से 10 तो 5 आएगा, तो 5 तो इसलिए गलत है क्योंकि 15 और 30 के बीच का नंबर आना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, इसलिए सही आंसर क्या होगा, कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए, चाहे यहां से करिए चाहे यहां से करिए, सही आंसर क्या होगा सर 25। आया समझ। देखिए ये मेथड थोड़ी सी अलग है ना, पर ये बहुत अच्छी मेथड है, क्योंकि आपका एक तो स्पीड बनाए रखती है, दूसरी बात कैलकुलेशन से बचा लेती है, और तीसरी बात जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट देती है। अब मैंने आपको जो आज 2 वीडियो दिए इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, और जो मैंने वो फॉर्मूले लिखे थे ना उनको कहीं नोट कर लीजिएगा कि एवरेज किस पे कैलकुलेट होता है, नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, और प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे,
रेट किस पे कैलकुलेट होती है? प्रिंसिपल पे। जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा तब बताऊंगा कि रेट ओवरऑल क्या होती है ना। 100 रुपए पे 1 साल में मिला ब्याज, वो सही मायने में कहलाती है रेट, है ना। जब हम पढ़ेंगे तो अपन उस चीज को सीख रहे होंगे। वैसे लास्ट में एक फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है? टाइम के अकॉर्डिंग। जब मैं आपको एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कराऊंगा या स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, तब इन्हीं मेथड को सॉल्व कर करके मैं आंसर ला रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फार्मूला बेस्ड स्टडी करते हैं, उन्हें लगता है फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह फॉर्मूले आपका कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, है ना, या फिर फॉर्मूले एक लिमिट के बाद काम ही नहीं करते। जब इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम या ज्यादा आपको दे दी जाती है तो आपका फॉर्मूला जो होता है वो काम नहीं करता। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे लिखा है इस क्वेश्चन में कि भाई एक जो है चिड़ियाघर है और उसमें कुछ खरगोश और कबूतर है। ठीक है, 2 टाइप के जानवर है, खरगोश और कबूतर, और टोटल सिरों की संख्या, मतलब जो खरगोश और कबूतर है उनके टोटल सिरों की संख्या कितनी है सर? 280, और पैरों की संख्या कितनी है? 820। और फिर अपन को क्या निकालना है बच्चे? कबूतर। आखिर पिगन्स हैं कितने, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं किस तरीके सॉल्व करना है। तो देखो इसको ना मैं ढेरों तरीके सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास 4 से 5 मेथड है। पहले किताबें किन मेथड पे काम करती है वो मैं सिखा रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल में क्या अलग करना है दूसरों से हटके बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, पहले किताबों की बात करते हैं। ऐसे सोच लो, रैबिट टोटल R है और कबूतर पिगन्स टोटल कितने हैं सर? P है। क्लियर है? तो ऐसा मानो एक रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4, और एक पिगन के 2। तो इसके 2 पैर होते हैं और इसके कितने होते हैं सर? 4। पक्की बात? पक्की या कच्ची? पक्की। अब ऐसे सोचो कि मान लो टोटल रैबिट R है और टोटल पिगन्स P है, तो टोटल जानवर कितने हो गए? अपने क्वेश्चन में ही दिया है 280। पक्की बात? पहली इक्वेशन। दूसरी ऐसे मान लो एक रैबिट के कितने पैर? 4, और ऐसे रैबिट है कितने? R, तो ये टोटल पैर हो गए रैबिट्स के। और ऐसी पिगन्स के मान लो एक पिगन्स के कितने पैर? 2, और ऐसे है कितनी? P, तो टोटल मिला के पैर हो गए, और असली में है कितने? 820। अब आप बच्चे इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते होंगे, वो सॉल्व घर में आराम से करते रहिएगा। मेरी वीडियोस थोड़ी ज्यादा लंबी खींच जाती हैं, है ना, जो मैं बिल्कुल नहीं खींचना चाहता क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपलोडिंग में। तो इनके सॉल्यूशन में आपको नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। R और P की वैल्यू निकाल लेंगे, जो P की वैल्यू निकालेंगे वही आपका आंसर है। पक्की बात है? चलिए दूसरा तरीका इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको यही बता दे रहा हूं जो बुक्स अक्सर सिखाती है। जो चीज निकालना है वो लोग कह देते हैं कि वो उसको x मान लो। तो ऐसा मान लो कि टोटल पिगन्स कितने सर? x, तो टोटल फिर रैबिट कितने होंगे? तो आप जानते हैं टोटल जानवर कितने? 280, तो रैबिट कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 280 माइनस x। सही है कि नहीं? है। तो ऐसे सोचो एक रैबिट के कितने पैर? 4 पैर, और टोटल रैबिट्स हैं कितने? तो आप बोलेंगे 280 माइनस x। तो ये टोटल रैबिट्स के पैरों की संख्या आ गई, लेग्स की। ठीक, अब एक पिगन्स के कितने पैर? 2 पैर, और ऐसी है कितनी? x, और टोटल कितने हैं पैरों की संख्या? 820। तो हमने पैरों की एक इक्वेशन बनाई और इसको आप घर में बैठ के आराम से सॉल्व करते रहिएगा। इन बाबा आदम की मेथड से एक आध दिन तो आंसर आपको मिल ही जाएगा, है ना, पर एग्जाम निकल रहा होगा ना तो भी थोड़ा थोड़ा रुक जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय बर्बाद हो रहा है ना। कभी भी ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व नहीं की जाती। ये नहीं कह रहा हूं कि की ही नहीं जाती, कोशिश की जाती है कि उन इक्वेशन को सॉल्व करने से बचा जाए, क्योंकि इक्वेशन बनी फिर तो सर कुछ नहीं है, 2 से 3 से 4 लाइन बर्बाद होनी है आंसर लाने में, और यदि आप वो करने लग रहे हैं तो फिर उस एग्जाम की रेस से आप धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। सही है कि नहीं? अब इन क्वेश्चन को किन मेथड से सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आइए देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को एक स्पेशल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर टोटल रैबिट कितने? R, और एक रैबिट के कितने पैर हैं? 4। टोटल पिगन्स कितने हैं? P, और एक पिगन्स के कितने पैर हैं? 2, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 280, सॉरी सिरों की संख्या, नजर लग रही है, और पैरों की संख्या कितनी है? 820। क्लियर है? इधर आइए। तो ऐसे सोचो कि एक पिगन्स के कितने पैर हैं? 2, और एक रैबिट के भी 2 ही पैर हैं पर 2 पैर ज्यादा है। ऐसा बोल सकते हैं, मतलब हर एक जानवर का कितना पैर है? 2, और टोटल जानवर है कितने? 280, और एक जानवर के मिनिमम 2 पैर तो हैं, तो टोटल पैर कितने हो रहे हैं अपने? तो आप बोलेंगे 560 हो रहे हैं। पक्की बात है कि नहीं? ठीक, और जबकि असली में पैर हैं कितने? 820।
तो कितने ज्यादा पेयर हैं जिनका कैलकुलेशन नहीं मिल पाया, तो घटा लो ज्यादा में से कम, तो आप पाएंगे कितना हो रहा है, इसको 600 मान लो, 800, 200, 220, 260, पक्की बात। और ये 260 पेयर किसके हैं, इन्हीं के तो हैं। और एक रैबिट के कितने पेयर ज्यादा है, 2। तो ऐसे कितने रैबिट की जरूरत होगी टोटल पेयरों के लिए, तो आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है 130। मतलब टोटल रैबिट है कितने, उसमें चिड़ियाघर में 130, तो टोटल पिगन्स वो कितनी होंगी, तो 280 माइनस 130, दैट इज कॉल्ड कितना 150। आया समझ। तो पेपर हॉल में हमें इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन नहीं करना होते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर तुरंत आता है। ढेरों क्वेश्चन में कराऊंगा, ये स्टार्टिंग है, टेंशन नहीं लेना है ना। पर हम तो पढ़ रहे हैं सर क्रॉस मेथड, है ना, तो इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप यदि क्रॉस मेथड यूज करना चाहते हैं तो कैसे लगेगी, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां रैबिट लिखा है, तो इस और ऐसा मान लीजिए कि उस चिड़ियाघर में टोटल रैबिट ही रैबिट है और कुछ है ही नहीं। तो एक रैबिट के कितने पेयर, 4 पेयर, और ऐसे रैबिट होंगे फिर कितने, टोटल जानवर मतलब 280। तो टोटल कितने हो गए 28, 56 मतलब 1120, पक्की बात। टोटल पेयरों की संख्या कितनी निकल के आ गई, यदि सारे जानवर आप क्या मान रहे हैं, रैबिट, और उस और ऐसा मान लीजिए कि सारे के सारे पिगन्स हैं, तो एक के कितने पेयर हैं, 2। तो ऐसे जानवर हैं कितने, टोटल मान रहे हैं तो 280 होंगे। तो टोटल पेयरों की संख्या यहां से कितनी आ रही है 560, जबकि असली में है कितनी, इधर। तो इसको बीच में रख देते हैं 820। और मैंने आपको जब लास्ट टाइम क्रॉस मेथड का बेसिक सिखाया था तब कहा था यहां पे आने वाली संख्या इससे ज्यादा और इससे कम होती है, इन दोनों के बीच की होती है, होने भी लग रही है। बातें क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे, और इसको कैसे करते हैं सर, ऐसे। तो 820 में से 560 को घटाइए तो कितना आएगा, तो आप पाएंगे, करा था ना लास्ट टाइम 260, है ना। और यहां पे करेंगे तो इसमें इसको 8 3 11 300, है ना। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसे ही है ना, पर मुझे जरूरत नहीं एग्जाम आपको देना है, मैं तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेता हूं, है ना। इधर आइए, 1 0 से 1 0 कटा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 13, और ये कितना आएगा सर 15, पक्की बात। 13:15। अब ये रेशो किसका है, तो आप ऊपर चलिए, है क्या ये रैबिट और पिगन्स, तो उन्हीं की संख्याओं का होगा। तो टोटल कितने जानवर हुए अपने हिसाब से 28, और असली में कितने हैं 280। तो एक यूनिट बच्चे कितना है 10, तो बस 10 का इंटू यहां कर दीजिए, 130 क्या है रैबिट, और 150 इंटू 10 ये कितने 150 क्या है पिगन्स। तो जो आपसे बोला जाए क्वेश्चन के अंदर वही हमारा आंसर है, ठीक है। कर पाओगे यदि इसको आप कर लेते हो, ठीक है। यदि आप इसको कर लेते हो तो ऐसे ढेरों क्वेश्चंस बनाओ, किस मेथड से, इसी मेथड से, ठीक है। और सीखते रहो, दूसरों को भी सिखाते रहो, ठीक है, तब जाके चीजें और परफेक्ट होंगी। क्लियर है। आइए देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। एक मेथड तभी सॉल्व करी, एक दूसरी फिर से सीखी, है ना। और जो सर नए बच्चे हैं ना, वो घबराना नहीं है उनको, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। और ये आप भी कर पाएंगे यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीजों को बड़ी ईमानदारी से सीख रहे होंगे तो, ठीक है। आइए अब बच्चों ऐसे सोचो कि एक रैबिट के कितने पैर हैं 4, और एक पिगन के कितने पैर हैं 2, तो टोटल जानवर कितने 280, टोटल पैरों की संख्या कितनी 820। तो हम ऐसे मानते हैं कि यार आखिर एक जानवर के मिनिमम एवरेज पेयर होंगे क्या। तो कुछ मत करो, जो टोटल पेयर है ना और जो टोटल जानवर है उसको डिवाइड कर दो, तो आप पाओगे 0 से 0 कट रहा है, 2 से चालू हो जाओ, ज्यादा कुछ तो अपन को आता नहीं है ना। तो ये आ गया कितना 41, और ये कितना आ गया सर 14। फिर इसके बाद कुछ नहीं होता, 14 दूनी 28 होता है सर, है ना, ऐसी कुछ होता है ना। और फिर कितना बचेगा 28, 30, 40, 11 और 13, है ना। थोड़ी सी वीक है और ये हमेशा रहेगी ताकि किसी की नजर ना लग जाए मेरी मैथ्स को, ठीक है। तो जरा देखिए 2 13/14, तो इधर आइए, ये कितना होगा 2 13/14, पक्की बात है। इसके बाद सर इसको ऐसे कर दो, ज्यादा में से कम को घटाना ऐसे सॉल्व करते हैं ना, याद करो। और वो पल भी याद करो जब हम आपको बताते थे कि इन चीजों के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। ना आता हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, है ना, जरूर देख लेना वो सब चीजें। तो इसमें से इसको घटाना है क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा सर 13/14। और इसमें से इसको घटाना होगा क्योंकि ज्यादा ये कम ये, तो जब इसको घटाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, एक बढ़ाते हैं। तो ये 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1, और फिर ये कितना, इसमें से इसको घटाइए तो कितना 14 में से 13 गया 1/14। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे 13/14 है, और ये कितना है सर 14 और 1 15/14। तो ये तो कट रहा है नीचे नीचे, और रेशो क्या बन गया 13:15। और लास्ट लाइन याद करिए, यही तो बन रहा था लास्ट टाइम भी बन रहा था। तो 13 और 15 हमारे सबसे कितने जानवर हैं 28, असली में कितने 280। तो एक यूनिट कितना है बच्चे 10, इसमें 10 का इंटू करेंगे, जानवर कितने हैं 130, है क्या
रैबिट, और इसमें 10 का इंटू करेंगे तो कितना सर 150, और ये है क्या पिगल्स। क्लियर है। तो देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को 5 मेथड से बताया, 2 वो इक्वेशन वाली और 3 मैंने जो अलग बताई, जिसमें 2 बार क्रॉस मेथड भी लगाया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके साथ बनाता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारी नई चीजें धीरे धीरे सीखते रहिए, बनेंगी जरूर आपसे। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें लिखा है भैया कि इस बार कबूतर और भेड़े हैं, और टोटल सिरों की संख्या कितनी है 60, और पैरों की संख्या 168, और वही सब दुनिया भर का निकालना है ना। तो बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। कबूतर और भेड़े, एक भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, और एक कबूतर के 2, बात पक्की है। वो पहली और दूसरी वो इक्वेशन वाली जो मेथड है ना वो मैं नहीं करा रहा हूं, है ना, क्योंकि वो वीडियो फिर वो लंबी होती है, हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसका एक सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूं, है ना। फिर लंबी लंबी वीडियो ही बनाएंगे, मुझे खुद मजा नहीं आ रहा, पर क्या करें मजबूरी है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारा मार्केट तो बंद पड़ा है। अब इधर देखिए, तो मैं वो पहली और जो दूसरी मेथड थी ना इक्वेशन वाली वो नहीं करा रहा हूं, आप घर में करिएगा, आराम से बन जाएगी। मैं डायरेक्ट क्रॉस मेथड पे आ रहा हूं। तो ऐसे सोचो, ये कबूतर है, एक कबूतर के 2 पैर हैं, तो टोटल इधर ना पूरे के पूरे कबूतर मान लो, तो ठीक है, एक कबूतर के 2 पैर, ऐसे टोटल कबूतर हो गए 60, तो टोटल पैर कितने हो गए सर 120, और ऐसे इधर मान लो कि सारी की सारी भेड़ें, ठीक, एक भेड़ के कितने पैर है 4, और टोटल भेड़ें यदि 60 है तो टोटल पैर कितने हो गए 6 दूनी 12, 6 6 6 चौक 24, और जबकि असली में पैर है कितने 168। देखो बीच की वैल्यू आ रही है 120 से ज्यादा 240 से कम, पूरी जिंदगी ऐसा होगा, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया, गलत तो होगा नहीं। ठीक है, जबकि कुछ टीचर्स इसको गलत लेके भी सॉल्व कर देते हैं, है ना, वो क्वेश्चन ही मैं दिखाऊंगा। मुझे किसी का इंसल्ट नहीं करना सर, सही इंफॉर्मेशन देना है आपको। ठीक है, मेरा मकसद आप सबको आगे बढ़ाना है, आप भी बढ़िए और मैं भी बढ़ूंगा। ठीक है, किसी को मेरे को पीछे नहीं करना है। इधर आइए, ज्यादा में से कम को करेंगे 170, कितना आएगा ओवरऑल 72, इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा 48। इसका तो कोई मतलब होता नहीं, आपको सिखाया था कल, किसका मतलब होता है इसके रेशो का। तो कितना आया रेशो 3:2। ये ऊपर ले चलिए, किसका है कबूतर और भेड़ों की संख्याओं का, तो हमारे हिसाब से कितने 5 यूनिट, जबकि असली में कितने 60, तो 1 यूनिट 12, तो 3 यूनिट 36 और 2 यूनिट 24। ये अपना आंसर आ गया। बात आई समझ में। यदि कोई पूछे भेड़ कितने तो 24 है, टोटल कबूतर कितने 36 है। कर लोगे सभी। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं वैसे करता हूं कि मिनिमम पेयर कितने होंगे और क्रॉस मेथड को लगाना बताता हूं कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं जरा उस मेथड को। आइए अब हम लोग आपको इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट मेथड से फिर से बताता हूं जिसमें लगाएंगे क्रॉस मेथड ही। कैसे देखिए, एक कबूतर के कितने पैर 2, एक भेड़ के कितने पैर 4। तो ऐसा हम मानते हैं कि आखिर ये दोनों टाइप के जो जानवर है ना मिनिमम इनके पास कितने पैर है। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है, टोटल पैरों में भाग दे दीजिए टोटल जानवर से। तो आप पाएंगे कैसे काट दूं, 5 से 12 से कट जाएगा, है ना। तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48 और ये कितना 12 पंचे 60। फिर इसको कट नहीं रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, तो आप बोलेंगे 2 4/5। कर लोगे ना, ये थोड़े सा यही कमजोर पड़ जाता हूं मैं, है ना। अब इधर आइए, तो इधर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 4/5। पक्की बात, मतलब एक जानवर के मिनिमम इतने पैर होने लग रहे हैं। ठीक है, तो अब इधर आइए, तो भाई ज्यादा में से कम को घटाना है, तो याद है ना वो मेथड, इसको एक बढ़ाना पड़ेगा 3, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 में से 3 जाएगा, तो एक सही और इसमें से इसको करना पड़ता है, तो कितना आएगा 1/5। जिनको नहीं आता है फिर से मैं कह रहा हूं जो मेरे पुराने वीडियोज उनको देख लीजिए, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड तो मेरे से बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज पढ़ाओ, एक टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराओ, सब करा देंगे सर, पर जो सिखा रहा है ना पहले उसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि जब हम कराएंगे तो वो सारी चीजें छोटी छोटी नहीं बता पाएंगे, है ना। हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इन मेथड पे नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मेथड स्ट्रॉन्ग कीजिए फिर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आइए, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा ये है और कम ये है, हमें वैसे ज्यादा में से कम को ही घटाना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा सर ओवरऑल 4/5। फिर इसको लिख लीजिए 5 और 1 6, तो ये आएगा 6/5 और ये कितना 4/5। तो आप पाएंगे 5 से 5 तोड़ रहा है, और ये भी आप 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 3:2। और ये रेशो किसका है, वही कबूतर और भेड़ों की संख्याओं का, तो वो कितने अपने हिसाब से 5 यूनिट, और असली में कितने हैं सर 60। तो 1 यूनिट कितना है 12, तो 3 यूनिट कितना है 36 और 2 यूनिट 24। समझ आया, धीरे धीरे आएगा, है ना। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से रीड कीजिए। इसमें लिखा है सर आपके पास ना 2 तरीके के मिल के
कितने तरीके के बच्चे? 2 तरीके के। और वो आप किस रेशियो में मिला रहे हैं? 2:3। मतलब एक इंफॉर्मेशन तो ये है आपके पास 2 तरीके के मिलके और आप किस रेशियो में उनको मिलाने लग रहे हैं? 2:3। ठीक। फिर ये कह रहा है कि जो पहला आपका मिल्क है ना उसको आप 10 रुपीज पर लीटर और दूसरे वाले को 15 रुपीज पर लीटर में लेकर आए। ठीक है, मतलब उन दोनों का ही कॉस्ट प्राइस आपको दिया है। पहले वाले का 10 रुपये पर लीटर है और दूसरे वाले का 15 रुपीज पर लीटर है। फिर वो कह रहा है कि यदि आप इन दोनों को मिलाते हैं ना तो मिलाने के बाद आखिर जो कॉस्ट प्राइस है ना, एवरेज वैल्यू है ना, वो आखिर क्या बनेगी ये हमको निकालना है। तो याद कीजिए अपन मिक्सचर एलिगेशन करते थे, उसी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। जिनको नहीं आता ध्यान से सुनिएगा, आएगा धीरे धीरे। ये फर्स्ट टाइप का मिल्क है सर, ये सेकेंड टाइप का मिल्क है। फर्स्ट टाइप का मिल्क आप कितने रुपए का लेके आए? 10 रुपए पर लीटर, है ना। मैं पूरी बातें नहीं लिख सकता हूं क्योंकि इतना लिखूंगा तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, है ना। मुझे चूंकि सिखाना है आपको तो आप सीख भी पाएंगे। पहला वाला 10 का है, दूसरा वाला सर कितने का है? 15 का है। और हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज, मीन या बीच की वैल्यू, है ना, या मिक्सचर को मिलाने के बाद मिला हुआ नया अमाउंट, वो यहां पर आ रहा होता है। तो बीच की वैल्यू निकालना है। तो आपको मैंने बताया था जब बीच की वैल्यू निकालना पड़ती है तो क्या करेगा, यदि ऊपर की 2 वैल्यू दी हैं, बीच की वैल्यू निकालनी है तो पक्का रेशियो जरूर देगा। और वो रेशियो दिया भी है 2:3। तो ये अपना आ गया सर 2:3। अब निकालने का तरीका क्या था? बीच की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लो। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ज्यादा में से कम को घटाना। तो डिफरेंस कितना आएगा? 15 में से 10, 5। और इस 5 को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए तो आप पाएंगे कि सही मायने में 5 को ही तोड़ना है 5 यूनिट में। तो 1 यूनिट 1, तो 2 यूनिट 2 और 3 यूनिट 3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर? 2। और ये कितनी आएगी? 3। अब आप जानते हैं यहां पे जो संख्या आएगी वो 10 से ज्यादा होगी और 15 से कम। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा सर कितना? 13 ना। या इसमें से इसको घटा दो तब भी आ जाएगा 13। समझते हो ना कहां जोड़ना और कहां घटाना, है ना। सर इन चीजों पे धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आंसर अपना क्या आएगा? एवरेज मूल्य, जो पूछ रहा था ना वो औसत मूल्य बताओ उस मिश्रण का, तो वो कितना आएगा सर? 13 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्लियर है? अब मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड उठाऊंगा, है ना। तो आपको बस बने रहना है, ठीक है, और इंजॉय करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कह रहा है सर 2 टाइप के इस बार क्या है? राइस है, चावल, है ना। पहला वाला है 5 kg और दूसरा वाला है कितना? 25 kg। ठीक है। फिर कह रहा है जो अच्छे और बेकार चावल है ना, ठीक है, उनका कीमत क्या है? अच्छे वाले का 18 रुपए पर केजी और बेकार वाले का 12 रुपए पर केजी। ठीक। आपने क्या किया? इन दोनों टाइप के चावलों को मिला दिया और उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए औसत मूल्य, है ना, वही औसत मूल्य या फिर क्या? एवरेज प्राइस पर केजी क्या पड़ेगा, है ना। तो अपन को इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। क्या क्या वैल्यू दी थी? सबसे पहले तो जो बेकार वाले चावल है ना, बेकार या अच्छे क्या लिखा था देखते हैं जरा। तो इसमें आप पाएंगे कि देखो जो बढ़िया वाले चावल है वो कितने हैं सर? 5 kg। और जो बेकार वाले हैं वो कितने? 25 kg, है ना। बिल्कुल, वो कितने हैं सर? 25 kg। और इसका जो बढ़िया वाले वो किस रेट में? 18 रुपए पर केजी, पक्की बात। और जो बेकार वाले वो किस में? 12 रुपए पर केजी। यही दिया क्वेश्चन, है ना। क्या दिया है मैं फिर से समझा रहा हूं। 2 टाइप के चावल हैं, जो अच्छे वाले वो 5 kg और बेकार वाले 25 kg। क्लियर? और इसका अच्छे वाले का कीमत ये है और बेकार वाले का ये। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि यहां लिख लो अच्छे वाले, यहां लिख लो बेकार वाले, और यहां आ जाएगा मिक्सचर, और वही हमको निकालना है। और जब बीच की संख्या निकालना होती है तो नीचे का रेशियो जरूर दिया होता है। तो यहां तो दिया नहीं है, तो सोचो ना वो रेशियो किस चीज का होगा। तो ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये तो वो जो सामान है ना, अच्छा और बेकार वाला चावल, उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो सही मायने में कॉस्ट प्राइस का यूनिट क्या होता है? रुपए पर केजी। पर केजी, केजी मतलब क्या? क्वांटिटी, मतलब रेशियो काय का आएगा सर? क्वांटिटी का। और क्वांटिटी क्या है? ये 5 और 25, तो यहां से रेशियो बन तो रहा है कितना सर? 1:5। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आएगा सर, है ना। बने रहना है। देखो बहुत सारी जिंदगी में चीजें नई सीखने मिलती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारा दिल करेगा तो सीखेंगे, वरना
उसके बाद बंद कर देंगे, फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो सीखते तो रहना है। अब इधर आइए, तो रेशो कितना बन रहा है 1:5 बना। अब आप जानते ही हैं डिफरेंस कितना आएगा, 18 में से 12 6, और 6 को तोड़ना है किस रेशो में 1:5, तो ओवरऑल क्या बैठेगा 6 यूनिट को 6 में ही तोड़ना है, 1 यूनिट 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ कितना आएगा 5। और आंसर कैसे आएगा, 12 से बड़ा 18 से छोटा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो आंसर फिर भी कितना आ रहा है 13 रुपए पर केजी। मतलब जो मिक्सचर आप करेंगे ना उसका कॉस्ट प्राइस क्या बनने लग रहा है 13 रुपए पर केजी। ठीक है, कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा। देखिए जब फर्स्ट टाइम सीखोगे थोड़ा कम आएगा, पर इसी चीज को 2-4 दिन बाद अच्छे तरीके से सीखोगे तो और अच्छा आएगा, है ना। और एक समय बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि चीजें आखिर किस तरीके से बन के निकलती है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि भाई एक कोई लड़की है जिसका नाम शिल्पा है और वो 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। ठीक है, फिर कहने लग रहा है कि इसकी औसत चाल एवरेज स्पीड बताओ। तो बच्चे ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। पर मैं आपको सारे क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करा रहा हूं, क्रॉस मेथड से, है ना। क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं कि क्रॉस मेथड से कर रहे हैं या बेसिक से कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है जिससे भी आंसर ला रहे हैं कितना फास्ट लेके आ रहे हैं, है ना। तो अभी अपन क्रॉस मेथड को लगाना सीख रहे हैं, तो अभी मैं जस्ट आपको एक डेमो सा दे रहा हूं, है ना, कि क्रॉस मेथड का यूज कैसे क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आइए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं ये है क्या। तो वो कह रहा है कि भाई एक लड़की है, वो यहां से चलना चालू करी और यहां तक गई। ठीक, फिर कह रहा है कि वो 20 मिनट तक, कितने मिनट तक सर, सॉरी 30 मिनट तक, मान लीजिए 30 मिनट तक, ठीक है, यहां पहुंची, 30 मिनट तक चलती रही और उसकी एवरेज स्पीड क्या निकल के आ रही है इस जर्नी में 25 किलोमीटर पर आवर। पक्की बात। और फिर वो कह रहा है कि अगले 20 मिनट तक, मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम ले रही है 20 मिनट। ठीक है, और वहां पे उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्या कि सर एवरेज स्पीड निकालिए। क्या बोला जा रहा है बच्चे, एवरेज स्पीड निकालिए। तो आप ये सोचिए कि यहां पे स्टार्टिंग में क्या है स्पीड, तो आप बोलेंगे 25, और वहां क्या है स्पीड, तो आप बोलेंगे 40। तो ये अपन को एवरेज बीच की निकालना है, और ये कैसे जब निकालना होता है तो नीचे का रेशियो दिया होता है। अब ये सोचिए बड़े ध्यान से, अभी ये छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में बड़ा लफड़ा होने वाला है ना। और ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा कब, जब आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, लगाऊंगा क्रॉस मेथड, पर वहां थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन और लैंग्वेज। ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग ये ध्यान समझिएगा। ये रेशियो किस चीज का होगा, तो आप बोलेंगे ऊपर से पता चलता है। ये क्या है बच्चे, ये स्पीड है। स्पीड का यूनिट क्या होता है किलोमीटर पर आवर। आवर, आवर मतलब समय, मतलब अपन को रेशियो काय का चाहिए टाइम का, और टाइम का रेशियो दिया तो है। तो ये कितना आ गया 3। अब एक बच्चे का कहना होगा कि सर ये तो मिनट है और ये घंटा है। सर ध्यान रखिएगा रेशियो जो होता है ना वो यूनिट लेस होता है ना। तो आपको हमेशा बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वो आवर में हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रेशियो लेना था तो चाहे मिनट मिनट से लो चाहे आवर आवर से लो, बात तो वही आनी है। तो अपना कितना आ गया सर, ये 3, ये रेशियो आ गया। अब आप जानते ही हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 में से 25 गया सर 15, और 15 को आप डिवाइड कर दीजिए किस रेशियो में 3:2 में। तो ऐसे सोचिए 3 और 2 5 यूनिट मिलके बन रहा है 15, 5 यूनिट मिलके बन रहा है 15, है ना। जिनको नहीं आता उसको मैं करके बता देता हूं, ये सब करा नहीं जाता वैसे, है ना, ये मनी मन में करना होता है। क्या बोल रहा हूं, 5 यूनिट बन रहा है 15, तो 1 यूनिट बनेगा सर कितना 3, तो 3 यूनिट 9, और ये वाला 2 यूनिट, भाई 1 यूनिट 3 तो 2 यूनिट 6। तो ये चीज यहां लिख देंगे, 9 यहां लिख दिया और 6 यहां लिख दिया। अब आप जानते हैं यदि इसको और इसको जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा, या इसमें से इसको घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 40 में से 9 घटा लेते हैं, आंसर कितना आएगा सर 31, और यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर आवर। मतलब ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या आएगी सर 31 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये देखिए स्टार्टिंग है, मेरे को सिर्फ ये सिखाना था इन वीडियोस में कि क्रॉस मेथड एक ऐसी मेथड है जो आप इन सारे टॉपिक में लगा सकते हैं। जैसा ही मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में लगाई, लास्ट टाइम कुछ मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस में लगाई, कल जो आपको वीडियोस मिले थे उसमें किसी और टॉपिक में लगाई थी। अब मैं आपको ना एसआई की 2 ऐसी प्रॉब्लम करा रहा हूं जिसमें भी ये क्रॉस मेथड लग जाती है। ठीक है, ये सिर्फ एक ये समझ लीजिए हमारी चीजों को सीखने के लिए स्टार्टिंग है ना। अभी अपन धीरे धीरे काम करेंगे, मेरे 2 वीडियोस और आएंगे,
ठीक है। उसके बाद बच्चे मैंने सोच रखा है कि मैं आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करके दूंगा, और वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा वो टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और उसके बिहाफ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने उस पूरे कंप्लीट चैप्टर को, ठीक है। आज के 2 लास्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के। आइए देखिए, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो जरा इसका लैंग्वेज देखते हैं। एक आदमी ने 30,000 रुपए किसी व्यक्ति को दिए, ठीक, और उस 30,000 में से कुछ पैसा उसने 12% पे दिया, और फिर कह रहा है उसका जो दूसरा पार्ट था ना, मतलब टोटल 30,000 में से कुछ पैसा 12% पे और कुछ बचा हुआ पैसा 10% पे उसने दिया। फिर वो कह रहा है 2 साल के बाद जिसको पैसा दिया था ना, टोटल उसने कितना लौटाया आपको, 36,480 रुपए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि भाई 12% पे आखिर आपने उस व्यक्ति को कितना रुपए दिया था, 30,000 में से कितना दिया था। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। 30,000 रुपए किसी व्यक्ति ने किसी इंसान को दिया, और ये जो पैसा है 2 टुकड़े में दिया। जो पहला टुकड़ा था ना, उस पर रेट लगाई 12% की, और जो दूसरा बचा हुआ टुकड़ा था उस पर रेट लगाई 10% की। और ओवरऑल 2 साल के बाद, है ना, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद उसने कितना अमाउंट लौटाया, 36,480। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 12% पे आखिर ओवरऑल पैसा कितना दिया गया था, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से इधर करिए। तो देखिए, आप ये सोचिए, जो आपको फर्स्ट अमाउंट मिला था, मतलब 30,000 में से जो पहला टुकड़ा मिला था उस पर रेट क्या लगाई थी, तो आप बोलेंगे 12%, और बचे हुए उस दूसरे पार्ट पे रेट क्या लगी, तो आप बोलेंगे 10%। तो ये सोचो, ओवरऑल जो पैसा बना है ना, जो हमने दिया है ब्याज के रूप में, उस पर रेट क्या बन रही है ना। तो आप ऐसे सोचो, लिए 30,000 थे, दिए कितने सर, 36,480, मतलब कितने ज्यादा दिए, तो आप बोलेंगे 6,480 रुपए हमने ज्यादा दिए। तो ये पैसे आपने कितने साल में ज्यादा दिए, तो आप बोलेंगे 2 साल में। तो 1 साल में आपने कितना पैसा दिया, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आएगा 3,2,4,0। पक्की बात है ना। ये आपने 1 साल में दिया ब्याज है, तो अपन को ओवरऑल इस ब्याज पे मिलने वाली रेट कैलकुलेट करनी, ओवरऑल रेट। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, किस पे दिया आपने, जो दिया था पैसा 30,000, तो फिर 100 पे कितना, तो ये से ये कटा, एक से ये कटा, ओवरऑल 324 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 30। तो आप इसको डिवाइड करिए काय से, 2 से ही कर दो, तो 2 एकम 2, 12 मतलब 6, और फिर ये 2, और डिवाइड ये कितना हो जाएगा सर, 15। और फिर आप इसको काटेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो आप बोलेंगे कितना जाएगा, ये 15 एकम 15, है ना, वो नहीं जा रहा है इसलिए 0, और फिर कितना 12 बटे 15, ठीक है। तो ओवरऑल रेट क्या आने लग रही है, इतनी। आया समझ की नहीं। तो ओवरऑल रेट कितनी आ रही है सर, इतनी। बस इस रेट को जो है ना यहां लिख लो, कितना आ रहा है, 10 सही 12 बटे 15 ओवरऑल रेट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, ज्यादा ये कम ही है, तो ओवरऑल क्या आएगा, 12 बटे 15। और यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से, इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, 11 होगा, 12 में से 11 एक बचेगा, फिर इसमें से इसको माइनस भी करना पड़ेगा, 15 में से 12 कितना बचेगा, 3 बटे 15। फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे 12 बटे 15 ये, और ये कितना है सर, 15 और 3 18, 18 बटे 15। तो ये से ये उड़ गया, और इसको आप 6 से काट दीजिए, तो रेशो कितना आया, 2:3। अब जरा ध्यान से समझिएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि देखो ये क्या है, रेट, और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था रेट किस पे कैलकुलेट होती है, प्रिंसिपल पे। तो ये रेशो किसका है सर, प्रिंसिपल का। आई बात समझ में, क्योंकि रेट का मतलब बच्चे ध्यान रखना क्या होता है, R/100, मतलब 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल के बाद मिलने वाला ब्याज, वही होती है रेट। क्या बोला मैंने, 100 रुपए के प्रिंसिपल पे पूरे 1 साल के बाद बनने वाला ब्याज ही सही मायने में रेट को डिफाइन करता है। क्लियर है। आइए इधर, तो अपन समझ गए कि रेशियो किसका है सर, प्रिंसिपल का। तो अपने हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, 5, असली में कितना है 30,000, तो 5 यूनिट 30,000, 1 यूनिट 6,000। आई बात समझ में, 1 यूनिट कितना 6,000। तो हमें क्या निकालना, 12% पे जो आपने इस व्यक्ति ने जो पैसा दिया था ना वो कैलकुलेट करना है। तो 12% पे कितना दिया है, 2 यूनिट, 1 यूनिट 6,000, तो 2 यूनिट सर 12,000। ये अपना आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं।
अब कुछ बच्चों का ये कहना होगा ये सर लेंदी मेथड है ना, ऐसा नहीं है सर। क्या होता है कि मैं सारी चीजें जब आपको एक्सप्लेन करता हूं ना तो मुझे हर बच्चे का समझाना होता है, तो उसके लिए क्या सर थोड़ा डिटेल में करके बताना होता है ना। यदि आप इन चीजों को बहुत इजी वे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो मैं लिखने लग रहा हूं ना इसको आप डायरेक्ट करिए, है ना। उन लाइनों को या उन जो आपको डिटेल में आपने जो मैंने एक्सप्लेन करा उसको इग्नोर करिए, है ना। उस चीज को मन ही मन करिए और अपना 2 से 3 लाइन और बचा लीजिए, क्योंकि ये तो आपको लिखना नहीं होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, है ना। ऐसी इसमें से आप 2 लाइन और बचा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से करेंगे सर आंसर तुरंत आता है, ठीक है। तो ये बच्चे मैंने आपको एक क्रॉस मेथड को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में लगाना बताया, है ना। देखो टाइप तो ढेरों जगह में लगा सकता हूं, एक जगह मुझे याद है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में की भी मिक्स क्वेश्चन में लगती है, वो क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, है ना, कि एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है, पर वहां पे एक नया फिनोमिना आता है इफेक्टिव रेट परसेंटेज का। क्योंकि सारे बच्चे अपने साथ नए जुड़ रहे हैं, है ना, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा उनको बिल्कुल कंफ्यूजन वाला कोई भी टॉपिक ना पढ़ा कि वो कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इसलिए आपको वो सब में क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। बस अभी मेरा पढ़ाने का मकसद ये था कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से क्रॉस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे क्रॉस मेथड पे, उसी मेथड पे हम काम करेंगे। और अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो जिसमें क्रॉस मेथड कैसे लगती है पहले वो सीखेंगे, राइट। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज पे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है और इसमें आखिर क्रॉस मेथड किस तरीके से काम करेगी, है ना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाले वाहन तथा 4 पहिए वाले वाहन है। ओके, यदि पहियों की गिनती की जाती है कुल 520 पहिए, जबकि पार्किंग के इंचार्ज के मुताबिक टोटल गाड़ियां 175। ठीक है, यदि किसी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए, राइट। बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले मैं कहानी को समझाता हूं, कहानी है क्या। सर एक पार्किंग है और वहां पे कुछ गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां हैं 2 व्हीलर, मतलब एक गाड़ी में 2 पहिए लगे, है ना, समझते ही हो आप। और कुछ गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, मतलब उन गाड़ियों में 4 पहिए लगे, और किसी भी गाड़ी के पास कोई एक्स्ट्रा पहिया नहीं है, इसको आप स्टेपनी नाम देते हैं, राइट। टोटल जो पहिए हैं वो है 520 और कहा जा रहा है कि टोटल गाड़ियां तो हैं सर 175, मतलब 175 गाड़ियों में टोटल पहिए लगे 520। बात आ रही है समझ। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप बताइए इन 175 गाड़ियों में से 2 व्हीलर गाड़ियां आखिर हैं तो हैं कितनी, मतलब हमें ये 2 व्हीलर गाड़ियों की संख्या बतानी, राइट। ढेरों मेथड है, ढेरों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वो सारे के सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ क्या रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्रॉस मेथड, तो सर क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। आइए जरा सर ऐसा करो, इस और मान लो कि सारी की सारी गाड़ियां हैं आपकी 2 व्हीलर, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। इस और मान लो कि सारी की सारी गाड़ियां हैं आपकी 2 पहिया वाहन, ओके। तो एक गाड़ी में कितने पहिए, 2, तो टोटल गाड़ी कितनी है, तो आप पाएंगे 175 है, ठीक है। और हर गाड़ी में यदि 2 पहिए तो 175 का दुगना करना है, मतलब 2 × 175, समझ रहे हो ना, पूरा डिटेल में लिख के बता देते हैं आपको, ठीक है। इस और मान लो सर सारी की सारी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, तो एक गाड़ी में 4 पहिए और टोटल गाड़ी फिर होगी कितनी, 175। तो सोचो इसका दुगना कितना होता है, तो 150 होता, तो 300, तो 350 हो गई, और 4 का इससे इंटू करना थी, पक्की बात फिर 700 होगा, पक्की बात। जबकि असली में पहिए हैं कितने, तो आप बोलेंगे सर ना तो 350 है ना 700 है, वो तो है 520। ओके, अब इसको ऐसे सॉल्व करिए। तो फिर मैंने बोला था इसको ऐसे सॉल्व करना, इसको ऐसे सॉल्व करना, और हमेशा यहां पे आने वाली संख्या पॉजिटिव होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। तो ऐसे सॉल्व करना है तो ये ज्यादा है, ये कम है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आने लग रहा है 180। गुड। वैसे ही सर इसको ऐसे सॉल्व करना है, ज्यादा ये कम ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 350, 500 में 150, 170। ओके, बस सर इस रेशो से हमें मतलब है, तो रेशो आ गया कितना, 18:17। अब बात ये आती है रेशो किस चीज का है, तो ये पता चलेगा ऊपर से, तो ये पता चला 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, मतलब ये अनुपात रेशो किस चीज का है, 2 पहिया और 4 पहिए वाहनों की संख्या किस रेशो में उसका है। तो हमारे हिसाब से टोटल संख्या कितनी है, 35 यूनिट, और जबकि असली में कितनी है, तो आप पाएंगे वो तो है 175। तो 1 यूनिट कितना है, तो आप पाएंगे 5 है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 2 व्हीलर कितनी गाड़ियां हैं, तो वो 18 यूनिट है, 1 यूनिट 5 है, तो 18 यूनिट कितना होगा, 90। मतलब 175 में से 90 गाड़ियां हैं 2 व्हीलर, और बची हुई कितनी आएगी फिर 85, या 1 यूनिट 5 है तो 17 यूनिट 85 होगा। तो 85 गाड़ियां कितनी हैं, तो आप बोलेंगे सर वो है 4 व्हीलर, मतलब टोटल 175 में से 2 व्हीलर है 90 और 4 व्हीलर है 85।
और हमसे एग्जामिनर ने ये चीज पूछी थी, इसलिए जहां 90 लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, चीजें आपको समझ आ रही होंगी। एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक पार्किंग है नगर पालिका की, इसके अंदर सारी गाड़ियां हैं जो कि हैं 175 और सारे पहिए हैं जो कि हैं 520। टू व्हीलर में 2 लगते हैं, 4 व्हीलर में, समझ रहे हो ना, 4 व्हीलर में 4 लगते हैं। ओके, अब ऐसे सोचो, हम ऐसा माने इस ओर की सारी गाड़ियां 2 व्हीलर, उस ओर ऐसा माने सारी की सारी गाड़ियां 4 व्हीलर। तो देख लिए, 2 व्हीलर मानोगे तो इतने निकलेंगे पहिए, 4 व्हीलर मानोगे तो इतने निकलेंगे, जबकि असली में तो इतने निकले। उसके बाद आप इसको जानते हैं कि ये कैसे आता है और कहां से आता है। उसके बाद इसका कोई मीन नहीं होता, मीन होता है इसका रेशो का। उसके बाद आप जानते हैं रेशो किस चीज का है, तो ये पता चलता है ऊपर से। और इस बार रेशो किस चीज का है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जिस रेशो में उनकी संख्या है उसका रेशो ही है। हमारे हिसाब से 35 यूनिट है, असली में 175 है, 1 यूनिट 5। बात समझ रहे हो ना, 175 बटे 35 करना तो 5 आ जाता है, पक्की बात। उसके बाद सर आपसे पूछा 2 व्हीलर कितने हैं, तो 2 व्हीलर है कितनी, 18 यूनिट, 1 यूनिट 5 है तो 18 यूनिट 90। राइट, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। अब इसी क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी क्रॉस मेथड लग सकती है, समझ रहे हो ना। क्रॉस मेथड इतने तरीके से लग सकती है जिसकी हद नहीं। राइट, और उसको लगाना सीखिए। तो आप जरा इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से ही, पर इस बार क्रॉस मेथड लगाएंगे थोड़े दूसरे तरीके से। कैसे लगेगी जरा उसको भी सीखिए। तो ऐसे सोचो कि एक गाड़ी यदि है और एक गाड़ी में, मतलब यदि वो 2 व्हीलर है तो कितने पहिए, तो आप बोलेंगे 2। और एक गाड़ी ऐसी है जिसमें 4 पहिए है ना, तो उसमें कितने पहिए होंगे फिर, 4। जबकि ओवरऑल जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें यदि एवरेज पहियों की संख्या देखी जाए तो कैसे निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर 520 तो गाड़ियां हैं, आप सॉरी 520 टोटल पहिए हैं और टोटल गाड़ियां हैं 175। यदि आप एवरेज मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैसी मिलेगी। राइट, तो हम 520 को यदि 175 से काटें तो 5 से चालू हो जाते हैं, तो आप पाएंगे 5 एकम 5 और 5 चौक 20, फिर 5 दिया होता है 15, फिर 5 25। ठीक है, अब चूंकि इससे कटेगा नहीं तो इसको यदि हम डिवाइड करें, समझ रहे हो ना, 35 का मैं 104 में भाग दे रहा हूं, तो आप पाएंगे 35 दूनी 70 होता है, ये आ गया। बचा कितना, 34, तो ये आ गया 34 बटे 35। मतलब सही आंसर कितना है, 2 सही 34 बटे 35। मतलब हर एक गाड़ी में मिनिमम इतना पहिए तो है, पक्की बात। बस सर जो मीन वैल्यू होती है उसको बीच में लिखते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया 234/35। उम्मीद करता हूं ये कैसे आया आपको समझ आया होगा। जिनको नहीं आया एक बार फिर से बता देता हूं। सर टोटल पहिए हैं 520, टोटल गाड़ियां 175, हमने 520 का 175 में डिवाइड किया, और वो इसलिए किया कि हमें यह पता चल जाए मिनिमम एक गाड़ी में कितना पहिया लगा हुआ है। तो हमें सॉल्व करके सब मिला कि 2 सही 34 बटे 35 इतने पहिए लगे हुए हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको पॉइंट में ले लो, अरे वहां पे कैलकुलेशन ऐसे ही करके आना, तभी जाके स्पीड बनेगी। राइट, कैलकुलेशन तो पॉइंट में भी हो जाएगी, पर वो कैलकुलेटर करता है और हम कैलकुलेटर थोड़ी है ना, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना, और हमेशा घटाना किसमें से किसको है, ज्यादा में से कम को। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा ये कम ये। अब बात ये, कुछ बच्चों को समस्या आ रही होगी घटाने में, है ना, वो सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बड़ा मगजमारी है। तो सर मैंने सिखाया ये सब, 4 में से घटाना है कितना, 2 सही 34 बटे 35। और मैंने क्या बोला था कि एक कंप्लीट नंबर हो और ऐसा सही बटे का नंबर हो और बीच में माइनस का साइन लगाओ, तो क्या करिए इसको एक जोड़िए, तो कितना आएगा 3, और 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 1, फिर इस 35 में से इस 34 को घटा दीजिए तो कितना आएगा तब भी 1, और नीचे क्या आएगा 35। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। और जिनको नहीं आ रही है उसका कारण ये है कि ये सारे वीडियो मेरे स्टार्टिंग के हैं, जो कि आपको मिलेंगे किस नाम से, नाम उसमें डला होगा क्या, स्पेशल मेथड नहीं, स्पेशल मेथड नहीं, इसमें आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो मैंने बताए हैं शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, यस है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको वीडियो मिलेंगे। उन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो और उस पर बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किन मेथड से सॉल्व किया जाता है। राइट, तो जिन बच्चों को आया है वो समझ पा रहे होंगे कि 1 सही 1 बटे 35 कैसे आया है, तो हम यहां लिख देते हैं इसको 1 सही 1 बटे 35। अब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ज्यादा ये है कम ये है, 2 सही 34 बटे 35 में से 2 को घटाएंगे तो कट पिट के कितना आ जाएगा 34 बटे 35। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये ना आ रहा हो समझ में, तो ये भी मैं बता देता हूं। देखिए 2 सही 34 बटे 35 ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 2 को, क्योंकि ज्यादा ये सर और कम ये, समझ रहे हो ना। अब आपको मैंने हमेशा बोला था इसको पढ़िए, तो आप बोलेंगे 2 सही 34 बटे 35, मतलब 2 सही, सही का मतलब क्या होता है प्लस, तो अब ऐसे सोचो 2 प्लस का है
और ये 2 माइनस का है, तो ये सर आपस में कट गए, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट बता 34/35। सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको इन्हीं तरीके पे सोचना होगा, तभी आप सारी चीजों को टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। राइट, करते हैं यहाँ पे सॉल्व, तो ये आ गया सर 34/35। राइट, इसके बाद सर इसको थोड़ा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। 35 से कम 35 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप पाएंगे 36/35। ओके, और ये कितना आने लग रहा है, तो ये आप बोलेंगे आप 34/35। पक्की बात। सर 35 से 35 कट जाएगा, 36 से 34 इसको काट देते हैं 2 से, तो ये आएगा 18 दूनी 36 और 17 दूनी 34। ठीक है, तो ये आ गया सर रेशो फिर भी कितना 18:17, जो लास्ट टाइम भी आने लग रहा था। तो हम बोलेंगे हमारे हिसाब से टोटल गाड़ियां कितनी है, तो आप बोलेंगे 35 यूनिट, और असली में कितनी है, तो आप पाएंगे 175। तो 1 यूनिट कितना निकल के आ रहा है 5। तो हमें बताना है 2 व्हीलर गाड़ियां कितनी है, तो वो कितनी है 18 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 5, तो 18 यूनिट की 90। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होंगी, चीजें आप समझ पा रहे होंगे और सही डायरेक्शन में आप सोच भी रहे होंगे। राइट, फिर से जाते जाते कहना चाहूंगा, अब आप खुद फील करो कि जब हमने इसी क्वेश्चन को फर्स्ट क्रॉस मेथड से बनाया तो कितने इजी वे में सॉल्व हो गया, पर यहां पे कुछ कैलकुलेशन ये और कुछ कैलकुलेशन ये हमारा समय बेकार किया, और यही सारी चीजें आपको घर पे सारी मेथड से सॉल्व कर करके देख लेनी है, तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि यार सीखना सब कुछ पड़ेगा, और आंसर जरूरी नहीं है हम किसी एक मेथड पे डिपेंड रहे और उसी से आएगा, क्योंकि वो ढेरों तरीके आंसर लाने के, और जो उस क्वेश्चन में सबसे सॉलिड वे होगा आंसर तक पहुंचने का उसके साथ जाएंगे। और ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आने लगेगा, और तभी स्पीड बनेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का आंसर आखिर लाना तो लाना कैसे। राइट, अभी मैंने सर 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों तरीके थे क्रॉस मेथड के। राइट, अब इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, है ना, तो जरा देखते हैं वो आखिर कैसे सॉल्व करना है। आइए देखो, इसी क्वेश्चन को मैं इक्वेशन बेस्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। ऐसे सोचो, क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेंगे 520 टोटल पहिए हैं, 175 गाड़ियां हैं, इनमें 175 में से कुछ 2 व्हीलर है और कुछ 4 व्हीलर है। राइट, अब मैं ऐसे सोच लिया हूं कि हमें आंसर काय का देना है, तो आप बोलेंगे 2 व्हीलर गाड़ियां कितनी है बताना है, तो मैं मान लेता हूं सर वो x है। पक्की बात। तो फिर 4 व्हीलर कितनी होंगी, तो आप सोचो टोटल गाड़ियां 175 है, और 175 में से भी x गाड़ियां 2 व्हीलर हैं, तो बची हुई गाड़ियां कितनी होंगी 4 व्हीलर, और वो कितनी होंगी 175 में से अपन x को घटा दें, है ना, तो वो कितना आ गया 175 माइनस x। आई बात समझ, बिल्कुल। बस सर इसको यहां पे अपन सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन के रूप में। तो आप ऐसे बोलेंगे टोटल 2 व्हीलर गाड़ियां x, और हर गाड़ी में होंगे 2 पहिए क्योंकि वो 2 व्हीलर है, तो टोटल पहियों की संख्या निकल गई 2 व्हीलर की। वैसे ही सर 4 व्हीलर गाड़ियां कितनी है, तो आप बोलेंगे 175 माइनस x, और एक गाड़ी में कितने पहिए, तो आप पाएंगे एक गाड़ी में 4 पहिए क्योंकि वो 4 व्हीलर है ना, और टोटल पहियों की संख्या है 520। जस्ट इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे ये 2x आ रहा है, और 175 का 4 गुना मतलब 350 मतलब 700 होगा ये, ठीक। तो ये कितना आएगा, तो आप पाएंगे 4x आएगा, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा 520। पक्की बात। अब सर बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आएगा -2x, 700 उधर जाएगा तो 600 मतलब -180। पक्की बात। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 90, और वही हमको निकालना था। x क्या है 2 व्हीलर गाड़ियों की संख्या, और वो कितनी आ रही है 90, और यही क्रॉस मेथड से आ रहा था। राइट, फिर से मैं वही चीज कहना चाहूंगा, ये इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है, वो क्रॉस मेथड बेस्ड सॉल्यूशन था, पर पेपर हॉल में क्वेश्चन आएगा मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर दूंगा। समझ रहे हो, ना मैं उसमें परेशान होऊंगा ना इसमें होऊंगा। ये सारी चीजें अभी मैं सिखा रहा हूं, और हम ये सीखने लग रहे हैं कि मेथड लगेगी कैसे। राइट, अब इस क्वेश्चन को यदि मेरे को पेपर हॉल में सॉल्व करना हुआ ना, तो पता है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये आना मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा, और ना ही मैं इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन करूंगा। क्या करूंगा मैं आपको समझाता हूं, ये आपको समझ आया होगा कि आखिर इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन कैसे होता है। राइट, यदि ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आता है ना, तो हम पता है कैसे सोचेंगे, हम सोचेंगे बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन कैसे दिमाग लगाएंगे मैं आपको बताता हूं। टोटल गाड़ियां 175, टोटल पहिए 520, जिसमें कुछ 2 व्हीलर है कुछ 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर की संख्या निकालनी, वो ऑप्शन में दे रखा होगा। मान लो पहला ऑप्शन ही 90, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 90, तो आप इतना सोचो कि यदि 90 पहला ऑप्शन करेक्ट है 2 मिनट के लिए, तो टोटल पहिए कितने होंगे फिर उन 90 गाड़ियों में, तो आप बोलेंगे 180, और टोटल पहिए हैं कितने, तो आप बोलेंगे 520। तो भाई 520 में से यदि मैं 180 घटाता हूं तो कितना आने लग रहा है 340। कितना आ रहा है 340, और उन 340 पहियों में, मतलब जो 340 टोटल पहिए हैं
और हर पहिए में, हर गाड़ी में 4 पहिए लगे, तो ऐसे सोचो कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी, तो आप बोलेंगे 4 से डिवाइड करो। तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कितना होता है, 7 चौक 28 मतलब 8 चौक 32, 2 बचे 4 पंचे 20, 85। पक्की बात है कि नहीं, मतलब 85 गाड़ियों की जरूरत लगेगी, तब जाके ये सारे पहिए 340 मैनेज हो पाएंगे। आप ऐसे सोचो यहां पे टोटल गाड़ियां कितनी हैं, पहला ऑप्शन आपने करेक्ट माना था ना 90, तो 90 और इधर आ रही 85 गाड़ियां, क्या इन दोनों का सम 175 होने लग रहा है? हाँ हो रहा है, मतलब अपना करेक्ट आंसर है ना। तो सर यदि आपको सोचना बहुत अच्छे से आता है और आप सारी चीजों पे बहुत बढ़िया तरीके से फोकस कर पाते हो, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन बेस्ड ही हम सॉल्व करें तो भी चीजें सॉल्व हो रही है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्या करा मैंने, कि सर पहले ऑप्शन को मैंने करेक्ट मान लिया और ऐसा मान लिया उसमें मान लो 90 लिखा 2 मिनट के लिए, और बस मैंने ये देखा कि यदि मान लो 2 व्हीलर गाड़ियां 90 हैं तो टोटल पहिए कितने लग गए 180, और टोटल पहिए तो 520 है, तो 520 में से 180 घटाया तो बचे पहिए कितने, तो 340। अब ये 340 पहिए किन में लगेंगे, तो आप बोलेंगे हर एक 4 व्हीलर गाड़ी में लगेंगे। तो ऐसी कितनी 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा 85। तो फिर ऐसे सोचो कि 90 गाड़ी 2 व्हीलर थी, 85 4 व्हीलर होने लग रही, क्या टोटल मिला के गाड़ी 175 हो रही है? हाँ हो रही। मतलब हमने जिस ऑप्शन के साथ चीजों को कैलकुलेट किया वो सही आने लगा है, बस हो गया काम खत्म। बस इतना सा सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में। फिर से कहना चाहूंगा सर सब कुछ करना पड़ेगा पेपर हॉल में जल्दी से आंसर लाने के लिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इन सारी मेथड्स को बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली क्या मैं कहीं बाहर था जिसके कारण बस मैं आज ही आया हूं, काफी थका हुआ हूं, है ना, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो आए नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं छोटा, राइट। कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, फिर कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ रहे होंगे। बट अगले वीडियो से हम बिल्कुल अपनी उसी क्रॉस मेथड पे काम करेंगे। बहुत कुछ सीखना बाकी है क्रॉस मेथड में, और एक ऐसी मेथड होती है डेविएशन, राइट। ये 2 मेथड बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इक्वेशंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में लग सकती हैं, वहां हम लगाएंगे और इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि कहीं कैसी भी सिचुएशन मिले और यदि वहां पे इन 2 में से कोई मेथड काम आ रही है तो हम बिल्कुल लगाएंगे। उससे होगा ये, हमारा स्पीड बनेगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे और आंसर बहुत फास्ट तरीके से जल्दी हमें मिल पा रहा होगा, राइट। आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा, कुछ दिक्कत होने के कारण रुकना पड़ रहा है मुझे। कल से हम कंटिन्यू करेंगे अपने इन्हीं वीडियोस को, राइट। आज के लिए थैंक यू।